नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज साइकोलॉजी की बहुप्रतीक्षित क्लास आप कह सकते हैं, क्योंकि इसके लिए प्रतीक्षा बहुत करनी पड़ी है। तो आज मैं वो लेकर आ गया हूँ। इस वीडियो में क्या क्या आएगा उसके बारे में एक थोड़ी सी मैं आपको पहले बता देता हूँ। साइकोलॉजी की क्लास अपन शुरू कर रहे हैं और उसमें अपन सिगमंड फ्रॉयड को पढ़ने जा रहे हैं। ईड, ईगो, सुपर ईगो के अंदर जिनका भी कंफ्यूजन है, अचेतन, अर्धचेतन और चेतन मन के अंदर जिनका भी कंफ्यूजन है, वे सारे डाउट जो है मैं क्लियर कर दूंगा। आपने विस्तृत सब जगह पढ़ी होगी, बहुत अच्छे अच्छे दिग्गजों से पढ़ी होगी, लेकिन मेरा जो काम है कठिन चीज को सरल तरीके से आपके सामने परोसना, और वही मैं करने आया हूँ। जितनी अपनी क्लासेस मैंने सरल बना के दी है, उसी तरीके से साइकोलॉजी को भी सरल बना के आपके सामने रख दूंगा, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। और एग्जाम पैटर्न के ऊपर चलेंगे अपन, उसी हिसाब से चलेंगे। और वीडियो के अंत में बता दूंगा, आज जैसे कई जनों की क्यूरी आ रही है कि सर अब कॉलेज लेक्चरर की डेट आ गई, रीट पर क्या होगा। टेस्ट सीरीज में, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भी कई जने बदमाशी कर देते हैं। ऑनलाइन टेस्ट 30 सेकंड में उत्तर देना होता है, उसमें भी बदमाशी कर देते हैं। और उसमें भी यहाँ पर थोड़ी सी अपना शेखी बगाड़ने से क्या होता है, बिल्कुल ईमानदारी से टेस्ट देना चाहिए, जिससे अपना स्तर पता चले और तैयारी अच्छी हो। यहाँ क्षणिक संतुष्टि के लिए कुछ गलत प्रयास करके लोग टॉप आने की कोशिश करते हैं, तो वो उनके अपने खुद के साथ में धोखा है। इस पर वीडियो के अंत में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, और कुछ और महत्वपूर्ण सूचना आपको वीडियो के अंत में मैं दे दूंगा, फ्री टेस्ट सीरीज से संबंधित भी, और रीट की डेट पर भी आपके साथ में डिस्कस कर लेंगे। अब चलते हैं अपन पहले अपनी क्लास की तरफ। आज जो अपन व्यक्तित्व में पाठ पढ़ना चाह रहे, व्यक्तित्व की परिभाषाएं शॉर्ट ट्रिक से सारी मैं डाल चुका हूं, व्यक्तित्व के प्रकार सारे डाल चुका हूं, व्यक्तित्व के मापन की एक तो विधियां वो डालनी है सारी, जो इसकी अगली क्लास में आ जाएगी। आज अपन चलते हैं सिगमंड फ्रॉयड के अपन मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की। अब इसमें क्या चीजें याद रखनी है, एक तो दो शब्द आपको याद रखने, एक तो मन का आकारात्मक पहलू, दो शब्द याद रख लेना। एक तो मन का आकारात्मक पहलू और एक मन की गत्यात्मक अवस्था। गत्यात्मक मन के आकारात्मक पहलू पर इन्होंने स्टडी की, और मन की गत्यात्मक अवस्था पर फ्रायड ने स्टडी की। ये दो शब्द आपको यदि एग्जाम हॉल में मिलते हैं तो इन पर विशेष आपको ध्यान देना है। और फ्रॉयड के अंदर जो मुख्य चीजें जो ध्यान देने के लायक होती है, वह इन्होंने जो है मूल प्रवृत्तियां बताई है। मनुष्य जीवन, फ्रॉयड कहते हैं कि मनुष्य जीवन किसी न किसी मूल प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, और दो तरह की मूल प्रवृत्ति बताई, उन्हें अच्छी तरीके से याद कर लेना। नंबर एक इन्होंने बताई जीवन मूल प्रवृत्ति। जीवन मूल प्रवृत्ति, ये क्लास आपके लिए बहुत फायदेमंद है, पूरी जरूर देखें। अभी मैं ईड, ईगो, सुपर ईगो को इतना अच्छी तरीके से आपके सामने पेश कर दूंगा और क्लियर कर दूंगा कि आपका उसमें कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। चाहे आप रीट दें, चाहे आप सेकंड ग्रेड दें, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड दें, किसी के अंदर कंफ्यूजन नहीं होगा। एक होती है इसके अंदर मृत्यु मूल प्रवृत्ति। मृत्यु मूल प्रवृत्ति, अब इसमें प्रश्न यहां से नहीं बनता है। प्रश्न ये अगर सीधा बन जाएगा तो सभी करेंगे। प्रश्न बनता है यहां से, इसको कहते हैं इरोज और इसको कहते हैं थोनेटोस। यहां से एग्जामिनर क्या यहां से प्रश्न बनाता है, क्योंकि इन शब्दों पर कम ध्यान देते हैं। जो नई नई तैयारी करने वाले होते हैं उन्हें याद नहीं होते और छोड़ देते हैं, वे सोचते हैं कि ये प्रश्न नहीं आएंगे, जबकि ये प्रश्न आ जाते हैं और यहां से याद रखना है। अब जीवन मूल प्रवृत्ति में व्यक्ति की जो है सभी जीने की इच्छा से संबंधित भावनाएं अंदर आती है, वह जीवन मूल प्रवृत्ति। और मृत्यु मूल प्रवृत्ति में वह हर बात जो है मरने से संबंधित उसके अंदर भाव उत्पन्न होते हैं। कई लोग होते हैं ना, जो थोड़ी सी असफलता मिली, थोड़ा सा कहीं से कुछ हुआ तो सीधी मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। सीधी मरने के ख्याल जिसके दिमाग में आने लग जाते हैं, वे मृत्यु मूल प्रवृत्ति उनके ऊपर हावी होती है। और जो कठिनाई कितनी भी हो लेकिन मुस्कुराना जानता है, उसके अंदर जीवन मूल प्रवृत्ति अच्छी तरीके से होती है। तो ये अब इसको कैसे याद रखें कि सर इसे भूल जाते हैं, ये कंफ्यूजन हो जाएगा, तो इसमें से एक में कंफ्यूजन होगा, दूसरा एक क्लियर होगा तो दूसरा अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो इसमें क्या करें, मृत्यु कोई भी नहीं चाहता। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे कोई अपनाना नहीं चाहता। तो मृत्यु कोई भी नहीं चाहता कि अपने को खुद को आए। मृत्यु अगर क्या कहता है कि अगर दुश्मन है तो दुश्मन को भी नहीं आए, वैसे तो ये कहना चाहिए, लेकिन अपन याद रखने के लिए क्योंकि मृत्यु माने नहीं आनी चाहिए, मृत्यु थाने आ जाए। तो मृत्यु थाने, मृत्यु थोने,
मृत्यु थोने, मारवाड़ी जिसकी अच्छी है वो उसे कंपटीशन बहुत अच्छी तरीके से वह क्लियर कर सकता है। मृत्यु थोने, तो मृत्यु थोनेटोज और जीवन इरोज, ये चीज है। अब चलते हैं अपन इड, ईगो और सुपर ईगो की तरफ। मेन जो है वो इड, ईगो, सुपर ईगो ही है और इसे मैं आज क्लियर आपके लिए कर दूंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहे। चलिए साथियों, ईड की बात करते हैं। सबसे पहले ईड, ईगो, सुपर ईगो है। अब ये तरीका आपने साइकोलॉजी पढ़ने का मुझे जहां तक लगता है कहीं नहीं देखा होगा, और आप जानते हैं मैं हर टॉपिक को अलग अंदाज से पढ़ाता हूं और वही चीज आपके सामने लेके याद हो जाना चाहिए और याद करवा दूंगा। तो इसमें अपने को क्या है, एक तो शब्दों का ध्यान रखना, या तो प्रश्न बनेगा सीधा ही बनेगा, 3 अवस्थाएं बताइए, ईड, सेकंड अवस्था ईगो, थर्ड सुपर ईगो। इदम से बात करें तो इदम, अहम, पराहम, ठीक है। अबोधात्मा की अगर बात करें, अबोधात्मा, बोधात्मा और आदर्शात्मा, अचेतन की। अब अचेतन मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है उसको भी मैं बताऊंगा यहाँ पे कि मैंने अचेतन क्यों लिखा है। अचेतन, अर्धचेतन और चेतन अवस्था, ठीक है। अब इसको समझते हैं। ईड को यहाँ पर मैं क्लियर कर दूंगा। आप देखेंगे कि मैंने कुछ शब्द आपके लिए यहाँ पर लिख रखे हैं और इन शब्दों का अपन कैसे यहाँ पर इसको यहाँ पे क्यों पढ़ना है। सबसे पहले मैं इनको थोड़ा सा आपके लिए सरल कर देता हूं ताकि आपको पता चले कि ये सारे शब्द अलग अलग लिखे हुए हैं और इन्हें मैं क्लियर कर देता हूं कि इन्हें क्यों लिखा गया है, उसे मैं क्लियर कर देता हूं एक बार, ठीक है साथियों। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, ईड, ईड को मैंने सहस्व अवस्था से कंपेयर किया है क्योंकि आप देखेंगे जब अपन ईड, ईगो, सुपर ईगो पढ़ेंगे तो यह बिल्कुल उनसे मैच होती है। तो जब सहस्व अवस्था से कंपेयर करके पढ़ते हैं अपन, उससे मिलान करके पढ़ते हैं तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगी कंठस्थ। इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पर सहस्व अवस्था। सहस्व अवस्था का संबंध ईड से माना जाता है क्योंकि ईड के अंदर भी वही चीजें होती है जो सहस्वावस्था के अंदर होती है। कैसे होती है उन्हें जानते हैं अपन, ठीक है, सहस्वावस्था। चलिए फिर यहां पर क्या होता है, ईड की बात हो रही है यहाँ पे, इसके बाद में अपन ईगो की बात करेंगे। ईड में क्या होता है कि इच्छा बहुत ज्यादा हावी होती है, कामना बहुत ज्यादा हावी होती है। यहाँ पे इच्छा बहुत ज्यादा ईड के अंदर बहुत ज्यादा हावी होती है। जब इच्छा हावी हो जाती है, कामना हावी हो जाती है तो वासना और काम की भावना बढ़ जाती है जिसे लिबिडो कहा जाता है। काम और वासना की भावना यहाँ पर बढ़ जाती है जिसे लिबिडो कहा जाता है। यदि प्रश्न बनता भी है कि सबसे ज्यादा काम और वासना, लिबिडो किस अवस्था में ज्यादा होता है, तो सहस्व अवस्था में ज्यादा होता है। यह प्रश्न आपके यदि आता है तो इसी तरीके से सही होता है। तो यहाँ पर जब काम और इसकी भावना बढ़ जाती है तो जो व्यक्ति प्रभावित होता है इस व्यक्तित्व से, उसमें उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं रह जाता। उचित और अनुचित का अभाव, उचित और अनुचित का अभाव हो जाता है। जब ये चीजें बढ़ जाती है ईड के अंदर तो उचित और अनुचित में वो फर्क नहीं कर पाता है, इसका यहाँ पर अभाव पाया जाता है। जब इसका यहाँ पर अभाव पाया जाता है तब उसमें एक सिद्धांत काम करता है, छीन लो का सिद्धांत। छीन लो का सिद्धांत, ये क्लास जो पढ़ लेंगे उनके लगभग ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा और बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो छीन लो का सिद्धांत का संबंध किससे है, तो वह है आपके ईड कह दो, इदम कह दो, अबोधात्मा कह दो या अचेतन कह दो। अचेतन भी है, अचेतन के अंदर भी यही विशेषता पाई जाती है। मन का जो अचेतन भाग होता है उसके अंदर भी यही विशेषता। 3 स्तर बताए, अचेतन, अर्धचेतन और ये 3 तो बताए इसके प्रकार, ईड, ईगो, सुपर ईगो, और 3 बताए हैं स्तर, अचेतन, अर्धचेतन और चेतन। तो ये छीन लो का सिद्धांत। अब छीन लो का सिद्धांत है तो उचित अनुचित का ज्ञान ही नहीं, उसको तो यही दिमाग में रहेगा। अब सहस्वावस्था में किसी बालक को ध्यान में रखें और उसको ध्यान में रखकर ये समझे तो पूरा समझ में। उस बालक को यदि चॉकलेट खानी है, मान लीजिए उसकी इच्छा हुई कि मुझे चॉकलेट खानी है, आप अपने घर के आसपास कोई बालक है उसको सोच लेना, उस बालक की इच्छा हुई कि उसको चॉकलेट खानी है। अब जब बच्चे की इच्छा होती है तो वो तुरंत ही चाहता है कि नहीं मुझे चॉकलेट चाहिए, या तो वो जिद करता है या फिर वो चोरी करके खा देता है। उसको पता होती है कहाँ पड़ी है तो चोरी करके खा लेता है, या किसी के पास होती है तो छीन के खा लेता है। तो छीन लो का सिद्धांत, अब चोरी करके खाता है तो उसे उचित अनुचित का ज्ञान नहीं होता है, उसकी काम, इच्छा, कामना की जो है प्रवृत्ति वो हावी हो जाती है। यहाँ पे वो तुरंत इच्छा पूर्ति करना चाहता है। यहाँ पे क्या करना चाहता है, वह अत्यंत तुरंत इच्छा पूर्ति करना चाहता है। अस्पष्ट स्थिति होती है, इसमें स्पष्ट कुछ भी नहीं होता है, अस्पष्ट स्थिति, अत्यंत ही, यानी कि तुरंत वो चाहता है कि उसे चॉकलेट की इच्छा हुई तो उसे खानी है, उसे बनाना खाना है, केले की इच्छा हुई तो उसे खाना है, सेब की इच्छा हुई तो उसे खाना है, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। तो 4 बात सिद्धांत अगर किसी ने दर्शन शास्त्र में पढ़ा हो तो भाई यही है, घी पीना है तो उधार लेके पियो भली। तो अत्यंत और स्पष्ट यहाँ पे होती है सहज क्रिया और इच्छा पूर्ति। सहज क्रिया और
इच्छा पूर्ति। सहज क्रिया किसे कहते हैं? जिसके लिए किसी तरह का कोई प्रयास न करना पड़े, वह सहज क्रिया है। हम पलक झपकाते हैं, वह सहज क्रिया अपने आप झपकती है, आप इसके लिए कोई विशेष प्रयास नहीं कर रहे हैं। हम छींक आती है हमें, तो छींक आती है तो वह भी क्या है, एक नेचुरल क्रिया है, वह भी अपने आप होती है। तो ये सहज क्रियाओं के द्वारा क्या करता है, इच्छा पूर्ति करता है। सहज क्रियाओं के द्वारा इच्छा पूर्ति करता है। कहां पर? ईड के अंदर। यहां पर तर्क और नैतिकता का अभाव होता है, तर्क और नैतिकता का अभाव यहां पर होता है। ये चीजें देख लीजिए आपके सामने यहां पर आ चुकी है। और ये क्या चाहता है? तात्कालिक संतुष्टि। तात्कालिक संतुष्टि यानी कि छोटा बच्चा यदि है और उसे क्या होता है, अबोध होता है, वो अबोध होता है, उसे कोई बोध नहीं होता है, ठीक है, अचेतन अवस्था के अंदर मान सकते हैं उसे। तो वो क्या होता है कि उसे, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना घर पे, मान लीजिए उसे सुसु आई, तो वो क्या करता है, साल भर का बच्चा है, 1.5 साल का, 6 महीने का है, तो वो क्या करता है, उसे तात्कालिक संतुष्टि चाहिए, वो रोक के नहीं रख सकता, उस वेग को वह रोक कर नहीं रख सकता, वो तो बिस्तर गीला कर देता है। तो फिर यहां पर क्या है, उसे तात्कालिक संतुष्टि हो जाती है। तो मेरे ख्याल से अब आपका यह टॉपिक ईड के ऊपर जो भी आपकी डाउट था, आपकी शंका थी, मैंने कहा था कि मैं बहुत अच्छे से आपको करवा दूंगा और मैंने कोशिश कर रहा हूं मैं। तो ये ईड आपका लगभग क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं अपन ईगो की तरफ। तो साथियों अब ईगो की तरफ अपन आ गए हैं। इसमें पहले तो नाम याद रखने आपको, ईगो, अहम, बोधात्मा, और फ्रायड ने इसे चेतन माना है, अर्धचेतन नहीं, फ्रायड ने इसे चेतन माना है, और इसकी अगली अवस्था जो आएगी उसे पूर्णतः चेतन माना है। तो इसमें क्या चीज होती है, इसकी तुलना आप बाल्यावस्था से करके चलें, और बाल्यावस्था में जो एज ग्रुप के बालक होते हैं उनको ध्यान में रखकर आप सोचें तो ये आपका टॉपिक यहीं पे क्लियर हो जाएगा। तो बाल्यावस्था को सबसे पहले अपन को ध्यान में रखना है। उसके बाद में क्या है, निर्णय प्रत्यक्षीकरण, यानी कि इस अवस्था के जो बालक होते हैं, इस व्यक्तित्व के जो बालक होते हैं, वह निर्णय प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्ष यानी आंख के सामने, जब तक वह चीज को देखेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं। आप यदि उसे कह दो कि हिमालय पर बहुत ज्यादा बर्फ जमी होती है, ऐसे होता है, तो वह नहीं मानेगा। लेकिन उसे कोई प्रमाण दिया जाए, या तो टीवी में दिखाया जाए या कोई ऐसा अखबार में दिखाया जाए, तब वह देखेगा, तब उसे मानेगा। ऐसे निर्णय नहीं करेगा, वह प्रत्यक्ष जब देखेगा उस चीज को तभी उसको मानता है। तो निर्णय प्रत्यक्षीकरण जो है आपका ईगो से संबंधित है। यहाँ पर जो होते हैं वे न तो सुखवादी होते हैं और न आदर्शवादी। क्यों? आदर्शवादी चले जाते हैं इसकी अगली अवस्था में और सुखवादी चले जाते हैं इसकी पिछली अवस्था में। तो ये न आदर्शवादी, ये घर के मंझले पुत्र की तरह होता है, न तो बड़ा है न छोटा है, ये बीच की अवस्था का होता है। तो ना तो सुखवादी न आदर्शवादी, सीधे सीधे प्रश्न इन शब्दों से बनते हैं, इसलिए इन शब्दों को आप ध्यान में रखें। फिर ये क्या होता है, इसे समायोजन का सिद्धांत कहा जाता है। इस अवस्था में सबसे ज्यादा समायोजन करने की प्रवृत्ति देखने को पाई जाती है, इसलिए इसे समायोजन का सिद्धांत कहा जाता है। ध्यान में रखें, यह मन का मुख्य शासक कहलाता है। यह मन का मुख्य शासक, मोस्ट मैंने कीवर्ड्स आपके लिए लिख दिए, मन का मुख्य शासक कहलाता है। इसमें क्या होता है कि जब ईड के अंदर जब इच्छा की पूर्ति नहीं होती है, दमित इच्छा होती है, तो इच्छा की पूर्ति नहीं होती है। फिर जब इस अवस्था में आता है, तो जब इच्छा की पूर्ति नहीं होती तो व्यक्ति जो है इस व्यक्तित्व से प्रभावित व दुखी होने लगता है। तब उसके अंदर स्वयं यानी कि स्वयं और सेल्फ की भावना पैदा होती है कि मेरी इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही, तो मैं स्वयं इसके लिए कुछ ना कुछ प्रयत्न करूं। तो स्व या सेल्फ की इच्छा जब होती है, भावना होती है, वह आपके बोधात्मा यानी कि ईगो के अंदर आती है। उसके बाद साथियों यहाँ क्या होता है कि वास्तविकता से इच्छा की पूर्ति करता है, वह यही है निर्णय प्रत्यक्षीकरण के दूसरा कीवर्ड आपको एग्जामिनर यह दे सकता है कि वास्तविकता से जब यह किया जाता है, इच्छा पूर्ति की जाती है, सिर्फ देखने से नहीं, वास्तविकता होगी तभी इच्छा पूर्ति करेगा। पानी पूरी का उसे कह देंगे आपकी पानी पूरी ऐसी लगती है या पानी पूरी खाने से ऐसा अनुभव होता है, तब वो नहीं मानेगा। लेकिन उसे पानी पूरी खिलाई जाएगी तभी उसकी इच्छा की पूर्ति होगी। ये चीज आती है आपके ईगो के अंदर। ये कीवर्ड ध्यान में रखें और इन कीवर्ड के अंदर से ही प्रश्न बनते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं आपको जगह दे देता हूं, आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर अपन आगे चलते हैं। तो साथियों अब अपन सुपर ईगो की तरफ आ चुके हैं। सुपर ईगो तीसरी अवस्था में आ चुके हैं अपन। सुपर ईगो, परा अहम, आदर्श आत्मा या पूर्णतः चेतन, इसके ये इन नामों से प्रश्न आ सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, मान लीजिए किसी घर में 3 लड़के हैं, तो सबसे बड़े लड़के को उदाहरण मानना है। उसे मानकर यदि ये पढ़ेंगे तो आपके हाथों हाथ क्लियर हो जाएगा।
और यदि शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था की बात करें तो यहाँ पे समझ विकसित हो जाती है पूरी तरह से। तो किशोरावस्था से अपन इसको लेकर चलते हैं तो यहाँ पे समझ जाएंगे, यानी कि ये क्या है, पूर्णतः चेतन है, पूर्ण रूप से चेतन है। क्योंकि परम पराहम यानी कि परम अहम आदर्श आत्मा, आदर्श की यहाँ पे बहुत ज्यादा बात होती है, सुपर ईगो है ये। तो इसमें क्या होता है देखना, इसमें नैतिक पक्ष और नैतिक मूल्यों का प्रभाव ज्यादा होता है, नैतिक नीति से संबंधित बातें करने लग जाता है। मूल्य यानी कि जो गुण होते हैं, शील गुण होते हैं, वे पूर्ण रूप से यहाँ पे विकसित होते हैं। तब उसे क्या होता है, अच्छे बुरे की जो है परख हो जाती है, वह सही गलत में अंतर कर पाता है। तब इसे क्या कहा जाता है, ये करो ये न करो का सिद्धांत, ये करो ये न करो का सिद्धांत इसे कहा जाता है। यह प्रश्न बनता है, ये करो यह न करो का सिद्धांत इसे कहा जाता है। यहाँ पे जो नैतिक गुण है और मूल्य है, वे अपने माता पिता या शिक्षक से यह नैतिक गुण और मूल्य सीखता है और अपने अंदर अपना लेता है। इस सामाजिकरण की प्रक्रिया को अपना लेता है, सामाजिकरण की प्रक्रिया को, क्योंकि आदर्श होते हैं, सामाजिकरण की प्रक्रिया को अपना लेता है। ये जो है यहाँ पर व्यक्तित्व का जो प्रकार है वो न्यायाधीश की तरह काम करता है। न्यायाधीश को क्या परख होती है, सही कौन है गलत कौन है, किसे सजा देनी है किसे बरी करना है, ये उसे परख होती है। और इस अवस्था में भी यही होता है, ये न्यायाधीश की तरह कार्य करता है। और भले बुरे का अंतर, अभी मैंने यहाँ पर ऊपर भी आपको बताया, ये करो यह न करो, यानी कि भले और बुरे में अंतर यहाँ पर पराहम, इसीलिए तो कहा है इसे आदर्श आत्मा। किस लिए कहा आदर्श आत्मा, यानी कि इसे यह चीज का अंतर पता होता है। ये पूरी तरीके से आप मान लीजिए, आदर्श घर में 3 बेटे हैं तो जो माँ बाप के सबसे करीब रहेगा, यानी कि बड़ा पुत्र जो होगा सबसे, वह आदर्श होगा, और छोटा पुत्र जो होगा वह बदमाश होगा, ज्यादातर यही होता है। तो भले बुरे का अंतर आता है, आदर्श से संबंधित जहां पर मूल्य पूरी रूप से विकसित हो जाते हैं, वह ये देख लेना, आप रामायण भी देखी होगी तो राम जी बिल्कुल आदर्शवादी बताए और लक्ष्मण जी थोड़े गुस्से वाले चंचल थे। तो वहां पे आप पता लगा सकते हैं कि क्या होता है। इसके 2 अवस्थाएं पढ़ने में आती है, एक तो आदर्श अहम और एक अंतःकरण। इसमें कुछ भी याद नहीं रखना है। आदर्श अहम के अंदर जो होता है सकारात्मक बातों को ग्रहण किया जाता है, और यहाँ पर जो है नकारात्मक बातों को ग्रहण किया जाता है। ये 2 चीजें ध्यान में रखनी है। अंतःकरण में नकारात्मक बातें सीखता है समाज से, और आदर्श अहम में सकारात्मक बातें सीखता है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब साथियों मेरे हिसाब से ये चीजें क्लियर हो चुकी हैं। आपके ईड ईगो सुपर ईगो जो आपकी एक टेंशन रहती है वो नहीं रहती। एक उदाहरण आपने सब जगह पढ़ा होगा, और मैं भी बता देना चाहता हूं कि एक लड़का जो है वह मार्केट में जाता है, उसे एक फ्रूट की लारी दिखती है, वहां पे वो सेव देखता है। सेव देखकर उसके मन में यह भाव उत्पन्न होते हैं कि ये सेव मुझे खानी चाहिए, और वो वहां से सेव उठा लेता है। तो ये कौन सी अवस्था हो गई, ईड हो गई, क्योंकि उसे सही बुरे की परख नहीं है, तो वह उसे जो है खाने के लिए उठा लेता है। जैसे ही फिर दूसरी अवस्था में आता है, फिर उसे लगता है, उसके मन में अंतर्द्वंद चलता है, उसे यह लगता है कि मैंने सेव उठा तो ली, अब क्या होगा, क्या मुझे सजा मिल सकती है या मुझे खा लेनी चाहिए। अब बीच वाली अवस्था आ गई। उसके बाद में वह वापस उस सेव को रख देता है, और उसके अंदर यह भावना आती है, नहीं ये चीज गलत है, मुझे सेव चुरा कर नहीं खानी चाहिए, पुलिस मुझे पकड़ सकती है या मुझे सजा मिल सकती है। तो वह फिर वापस उसे रख देता है और उसे नहीं खाता है। ये आपकी पराअहम वाली स्थिति आ जाती है, सुपर ईगो वाली। यहाँ पे ये मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। जिसने ये क्लास देखी है उसके ये कंसेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। पूरी साइकोलॉजी मैं इसी तरीके से आपको पूरी करवाऊंगा, परिभाषाओं की शॉर्ट ट्रिक्स, और जितनी कोशिश हो सके कि दूंगा। अब अपन थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं चेतन, अर्धचेतन और अचेतन में। साथियों बहुत छोटा सा अंतर है अचेतन, अर्धचेतन और चेतन के अंदर। सबसे पहला जो प्रश्न पूछा जाता है, यह मन का सबसे बड़ा भाग होता है। इसमें मन का सबसे बड़ा भाग है, यानी कि यहाँ पर 9/10 भाग मन का यह माना जाता है अचेतन, और चेतन माना जाता है 1/10। तो अर्धचेतन को क्या मिला, तो अर्धचेतन को इन दोनों के बीच का जो एक महीन भाग है वह अर्धचेतन को मिला। अब इसमें होता क्या है, इसमें होता यह है कि ये मन का पूरी रूप से अचेतन भाग होता है। मान लीजिए कि आपको कहीं पर कोई व्यक्ति मिला, यानी कि बहुत कोशिश करने पर, बहुत कोशिश करने पर भी याद न आना। मान लीजिए आपको रास्ते में कहीं व्यक्ति मिला और वो कह दिया गुरुजी प्रणाम, गुरुजी नमस्कार, गुरुजी भी कह दियो कि हाँ नमस्कार नमस्कार भैया कैसे हो, क्या हालचाल, बहुत बढ़िया, ऐसा वैसा ये वो फलाना ढीकना सब कुछ बात हो गई।
बस 10 मिनट की बात के बाद में जब वो आदमी पाछो जावे तन गुरुजी कहे अरे यार वो है तो कौन, ये कौन था, इसे मुझे देखा हुआ है, इसे मैंने देखा हुआ है। और फिर वो ऐसे सोचने लग जाता है और गुरुजी ने याद ही नहीं आवे ओ कौन हो, इन देखियो तो देखियो कटे। यह जो अवस्था होती है वह होती है आपकी अचेतन के अंदर, याद आता ही नहीं है और गुरुजी टेंशन बढ़ जाओ तो कौन, अरे यार अचेतन देखियो याद नहीं आवे। फिर इसके बाद में यहाँ पे यह अवस्था आती है अर्धचेतन। अर्धचेतन में क्या होता है कि हकलाना, तुतलाना, घबराना, ये सारी यहाँ पे थोड़ा प्रयास करने के बाद, थोड़ा प्रयास करने से याद आ जाना, याद आ जाना। बस गुरुजी थोड़ा दिमाग में जोर गा लियो कि अच्छा 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 ये वहां शादी में मिला था जब मैं खाने की लाइन में खड़ा था प्लेट लेकर, तो इसने मुझे कटोरी ला कर दी थी, अच्छा ये तो फलान सिंह था। बस याद आएगा तो अर्धचेतन अवस्था। और यहाँ पर तो सीधे याद आते अरे साहब जालिम शाह पधारिए पधारिए पधारिए, पूरा याद है। अरे वाह, ये हो गई आपकी चेतन अवस्था, बिल्कुल चेतन है वो मन, ठीक है ना। अब इनकी तुलना आप ईड, ईगो और सुपर ईगो से कर देना, आपके ये टॉपिक हो जाएगा क्लियर। ईड, ईगो और सुपर ईगो से कर देना, ये चीज है। यहाँ पे दमित इच्छाएं होती है, यहाँ पे इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए स्वयं प्रयास करने की कोशिश करता है, और यहाँ पर जो है आदर्श व्यक्तित्व हो जाता है, आदर्शवाद आ जाता है पूरी तरीके से, वह समझ जाता है कि यहाँ पर क्या चीज है, यही चीज आती है। यहाँ पे आपने देखा होगा एक बर्फ के टुकड़े का उदाहरण दिया जाता है। बर्फ के टुकड़े का उदाहरण ऐसे दिया जाता है क्योंकि इसमें अर्धचेतन, अचेतन और चेतन को समझाने के लिए। तो सबसे नीचे वाला जो भाग होता है वह अचेतन के अंदर, यहाँ पर सबसे ऊपर वाला जो भाग है वह चेतन के अंदर माना जाता है। और आप देखेंगे ये पानी है, ठीक है, पानी के अंदर है। आप यहाँ देखेंगे ये जो लाइन है बीच वाली, ये अर्धचेतन कहलाती है, इसलिए बर्फ के टुकड़े का उदाहरण इसके अंदर दिया जाता है। तो बर्फ का टुकड़ा भी यदि पानी में डालेंगे तो वो बहुत ज्यादा भाग तो पानी के अंदर डूबा हुआ रहेगा, एक भाग जो उसका हल्का सा ऊपर रहेगा और एक पानी के लेवल में रहता है जो दिखता नहीं है। वह जो दिखता नहीं है वह अर्धचेतन वाला भाव है। तो साथियों ये अपने फ्रॉयड की जो मुश्किल आप समझते थे चीज, वह आसान तरीके से मैंने आपके सामने पेश कर दी है। कैसी लगी क्लास या कैसी नहीं लगी ये तो आप कमेंट करके बताएंगे, तभी पता चलेगा। निःशुल्क टेस्ट सीरीज का ऐसा है साथियों, अपने टेलीग्राम ग्रुप में चल रही है, दोपहर 2 बजे शाम 5 बजे। उसका शेड्यूल पहले से शेयर कर दिया जाता है। 2 ग्रुप है टेलीग्राम के, एक में सूचनाएं शेयर की जाती है, सारी महत्वपूर्ण रिजल्ट शेयर किया जाता है वहां, और एक में टेस्ट सीरीज आयोजित करवाई जाती है। अब उसमें ऐसा है कि हम तो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। कुछ साथी जो होते हैं सस्ती लोकप्रियता के लिए और अपने आप से छलावा करते हैं, और वे क्या करते हैं कि चीटिंग करके थोड़े, अब बहुत सारे देखो चीटिंग के साधन खूब है, चोर को पकड़े कहां तक आखिर में, ठीक है ना। तो चीटिंग करके वो हमारे साथ चीटिंग नहीं करें, हमारा उसमें कुछ भी नहीं बिगड़ना है, न दूसरे साथियों के साथ चीटिंग करें, उनका भी उसमें कुछ नहीं बिगड़ना है। जो ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, अपना स्कोर ईमानदारी से देख रहे हैं, उनके लिए वहां पर कुछ नहीं, वो खुद के साथ चीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि इसमें उनकी सोचने समझने की शक्ति जो है वह खत्म हो जाएगी और उनकी वो देखने की प्रवृत्ति पड़ जाएगी, आदत पड़ जाएगी। लेकिन एग्जाम हॉल में देखने को नहीं मिलेगा, वो चिंतन मनन तर्क वितर्क उस प्रश्न पर नहीं कर पाएंगे और वे धराशायी हो जाएंगे। आज 15 लोगों को इसी कारण मैंने उस ग्रुप में से बाहर किया है, क्योंकि मुझे भीड़ की आवश्यकता नहीं है, मुझे समर्पण की आवश्यकता है, मुझे अनुशासन की आवश्यकता है, मुझे आदर्श और मूल्यों की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि मेरे प्रयासों से जो सफल होकर अध्यापक बनेंगे वे भी मेरी तरह आगे प्रयास करेंगे और आगे जो है बेरोजगार साथियों का की मदद करेंगे। मुझे आपसे कोई धन माया नहीं चाहिए, मुझे आपका समर्पण चाहिए, इसीलिए मैंने टेस्ट सीरीज शुरू की थी। और मैं आपको जो है डेट से संबंधित या कोई भी वीडियो जब बना के देता हूं तो जो सही तथ्य होते हैं वो दी जाती है, ना तो मैं व्यूज के लालच में, नहीं तो मैं बहुत ही भ्रामक थंबनेल बना के डाल देता, एक थंबनेल को देखते ही जो 10,000 व्यू आ जाते 1 घंटे में। लेकिन मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि झूठे व्यू नहीं चाहिए और नहीं मैं झूठी। हम टेस्ट सीरीज बनाते हैं साथियों तो कम से कम 30 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज में हमें 2 घंटे लगते हैं। आप अनुमान लगाइए, हम 2 घंटे देकर आपको वो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाते हैं और आप उसमें नकल करके अंक लाते हैं, तो हम हमारे ऊपर क्या गुजरेगी। हालांकि इस संबंध में क्या है कि हम पॉजिटिव रहते हैं, हम ज्यादा नेगेटिविटी अंदर नहीं आने देते, जैसी जिसकी इच्छा वो वैसा ही करेगा। तो बाकी साथियों को भी इससे नेगेटिविटी लाने की जरूरत नहीं है, अपन ऐसे ही एक्शन लेते रहेंगे और फर्जी जो करेंगे उन्हें बाहर निकालते रहेंगे। तो टेस्ट सीरीज आपकी निर्बाध रूप से चलेगी, जुड़े हुए जो सच्चे और समर्पित है वे जुड़े, और
कई लोग लड़के कह रहे कि सर आप टॉपर्स के तो नाम टॉप 10 के यूट्यूब चैनल पर लेते हैं, तो आप इन फर्जियों का नाम भी लो। साथियों ऐसा है कि मैं अपनी वाणी से या अपने कर्मों से किसी को भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। अब ये आदर्श आत्मा वाले थे क्या, तो गुरु जी आदर्श आत्मा वाली बात करोगे तो गुरु तो आदर्श ही होता है पहली बात, और गुरु गुरु ही होता है, चेला चेला ही है। चेला कितनी चालाकी कर दी, बाहर निकल गया, गुरु जी पकड़ लिया, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। उन्होंने उनका कर्म किया है, मैं मेरा कर्म कर रहा हूं। क्या मतलब किसी का, यदि वो कोई अच्छा कार्य कर रहे तो मैं 10 बार यहाँ पर नाम लूंगा, क्योंकि उनसे लोग प्रेरित होंगे। यदि उन्होंने कुछ खराब कार्य किया, बुरा कार्य किया, तो नाम लेने से मतलब ही नहीं, उनको खुद उनकी सजा मिल गई। और वे खुद इतनी अच्छी टेस्ट सीरीज अभी 3 महीने और चलेगी, पता नहीं कितने प्रश्न निकल के आएंगे, क्या पता इन प्रश्नों से ही आपका वहां पे मिल जाए प्रश्न। तो नुकसान उनका ही हुआ है, आपका इसमें कोई नुकसान नहीं है। जो ईमानदारी से टेस्ट सीरीज में जुड़ा रहेगा उसे वहीं जुड़ा रहने देंगे, बाकी जो है उनको बाहर निकाल देंगे, हमें भीड़ की आवश्यकता नहीं है। अब रही बात डेट की, तो डेट ऐसा है साथियों, कॉलेज लेक्चरर की डेट आ गई है, और मैं भी जो है नेट क्वालिफाई हूं, तो कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहा हूं, लेकिन उस लेवल की तैयारी नहीं कर पा रहा हूं जिस लेवल की होनी चाहिए, क्योंकि मेरा मोस्ट ऑफ टाइम आपकी टेस्ट सीरीज में, ग्रुप के अनुशासन में, यूट्यूब की क्लासेस में, और बाकी स्कूल में, और ऐसे निकल जाता है। मुश्किल से मेरे पास में 2-3 घंटों का समय बचता है, और वह 2-3 घंटे मैं नहीं चाहता, मुझे कोई दुख नहीं होगा यदि मैं कॉलेज लेक्चरर में चयनित न भी हूं या इस बार अच्छे से तैयारी न कर पाऊं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी जितना भी प्रयास है उससे से अधिक लोग जो है वो चयनित हो जाए, क्योंकि मैं किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं ले रहा हूं, हमारी टीम पूरी तरह से काम कर रही है, कोई शुल्क नहीं ले रहे। तो कई अभ्यर्थी ऐसे भी है जो कोचिंग नहीं कर पाते, शुल्क नहीं दे पाते, तो वे उन्हें कहीं ना कहीं से मदद की आवश्यकता होती है। तो वे यदि चयनित हो जाएंगे, 100 भी चयनित हो गए, तो मेरे लिए तो वही कॉलेज लेक्चरर से भी बड़ी सफलता है मेरे लिए। मैं अपनी कॉलेज लेक्चरर की तैयारी अगली वैकेंसी में भी आजमा सकता हूं, मैं पूरे समर्पण से कार्य करूंगा, लेकिन आपको भी समर्पित होकर, अनुशासित होकर रहना है। तो रीट की डेट की बात करें तो कॉलेज लेक्चरर की साथियों डेट आ चुकी है, वह आई है आपके 22 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक। अब विस्तृत शेड्यूल आया नहीं है इसका, विस्तृत शेड्यूल जैसे ही आएगा, और जैसे ही यदि इसके अंदर 26 सितंबर की डेट हो गई यानी कि संडे की, तो फिर 26 सितंबर को रेट नहीं होगा। मैं जो बात है स्पष्ट कहता हूं और अनुमान बताता हूं, अनुमान सही बैठ जाते हैं वो बात। अब ये नहीं है कि मेरे किसी सूत्र ने काम किया या मेरे किसी ऐसे किसी ने मतलब अंदर कोई है गुप्तचर उसने बता दिया, ऐसा नहीं है। अनुमान है, विश्लेषण है, और वे क्योंकि परिस्थितियों को देखते हुए बताता हूं तो वे सही हो जाते हैं। तो ये अनुमान अब ये है कि यदि 26 सितंबर की रेट कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी के अंदर डेट फिक्स कर दी जाती है और बोर्ड की तरफ से पहले 26 सितंबर को बुक नहीं किया जाता है, तब जो है एग्जाम आगे भी जा सकता है और 5-7 दिन पीछे भी आ सकता है। ज्यादा संभावना आगे जाने की रहेगी, पीछे आने की कम रहेगी, क्योंकि अब जैसे ही फॉर्म ओपन हुए तो सभी जो है अपनी अपनी डेट निकाल रहे हैं, एग्जाम की फिक्स कर रहे हैं फटाफट। तो अभी जो है अपने बोर्ड में थोड़ा सा पता नहीं कुछ चल रहा है जो डेट फिक्स नहीं कर पाए, तो शायद आगे जा सकती है। और जैसा मैंने संभावना आपको बताई थी पहले भी कि या तो सितंबर के अंतिम सप्ताह में या अक्टूबर में जा सकती है, अब संभावनाएं वही नजर आ रही है। देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचते हुए अब मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।